हेलो एवरीवन। तो आज हमारा लेक्चर 6 है। इससे पहले जो 5 लेक्चर्स हैं उनमें बेटा हमने अमाइनो एसिड्स को और इसके अलावा हमने लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और इसके अलावा हमने जो जनरल इंट्रोडक्शन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का उसको डिस्कस किया है। डेली लेक्चर्स अपलोड होते हैं और ये पूरी की पूरी एक क्लास है। काइंडली आप अपने पास नोटबुक और पेंसिल जरूर रखा करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया करें। एमसीक्यूज के हवाले से जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको फौरी तौर पर नोट करें, खुद से नोट्स बनाएं, तभी जाकर ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आज हम न्यूक्लियोटाइड्स को समझेंगे कि ये क्या है। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, एंड एवरीवन नोज, आप में से हर कोई जानता है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स हमारे सेल्स में मौजूद डीएनए और आरएनए को बोला जाता है। डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, एंड दीज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। ओके, इसके अलावा ये तो हमें पता है कि ये हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन इसके अलावा बेटे ये सेल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सेल्स के अंदर एनर्जी कैरियर्स के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एटीपी। आप सबको एटीपी की सेल्स के अंदर सिग्निफिकेंस का पता है कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एटीपी। एटीपी की जब प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए तो यू नो के मेटाबॉलिज्म भी स्टॉप हो जाएगा, सेल्स की अंदर होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी। लिहाजा सेल को हेल्दी रखने के लिए, ताकि सेल जिंदा रहे और नॉर्मली फंक्शन करता रहे, उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन और उसकी ट्रांसफर बहुत ज़रूरी है। एंड दीज एनर्जी ट्रांसफर इज डन बाय दीज न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, फॉर एग्जांपल एटीपी। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स होते हैं। एंड यू नो दैट विदाउट कोएंजाइम एंजाइम्स कैन नेवर बी फंक्शन प्रॉपरली। ओके, तो दोनों सिचुएशन में देखें, तीन इंपॉर्टेंस हमने देखी इसकी। एक तो ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके अलावा ये एनर्जी कैरियर के तौर पे काम करते हैं, कोएंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। सेल्स में हर मॉलिक्यूल, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो लिपिड्स हैं, हर मॉलिक्यूल की, हर केमिकल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। इन तमाम मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन से ही लिविंग सिस्टम्स बनते हैं, लिविंग थिंग्स की फॉर्मेशन होती है। अगर ये तमाम मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल भी प्रॉपरली फंक्शन ना कर रहा हो तो समझे कि सारे के सारी जो एक्टिविटीज हैं लिविंग सिस्टम्स के अंदर वो रुक जाएंगे। So nucleotide is made up of three chemicals. Okay, pentose sugar, and you know that pentose sugar is a 5 carbon sugar. Pentose sugar जो है 5 carbon sugar है। For example ribose और deoxyribose। Ribose sugar जो है ये RNA के अंदर मौजूद होती है, and जो deoxyribose sugar है ये किसमें होती है, DNA के अंदर। Ribose जो है ये RNA के अंदर और deoxyribose DNA के अंदर। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस हैं। 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। एक और होती है यूरासिल, वो उसमें आरएनए में होती है। ठीक है, तो इस तरह एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, तो यूरासिल को इंक्लूड करके 5 तरह की जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ओके, एंड फास्फोरिक एसिड, फॉस्फेट जो है, ये तीनों केमिकल्स मिलके जो है ये न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, देखें, गुआनिन एंड एडेनिन। ओके, गुआनिन एंड एडेनिन, दीज आर द टू नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, दीज आर टू न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी नाइट्रोजनस बेसिस है ये दो, जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस है, गुआनिन और एडेनिन। अब बेटा ज़ैंथीन और हाइपोज़ैंथीन, ये जो आपने, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में जो है ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे, या उसको चीज़ों को एक टू दी पॉइंट ना पढ़े, बल्कि उसको उसके डिफरेंट आस्पेक्ट से स्टडी करें, डिफरेंट आस्पेक्ट से उसको समझने की कोशिश करें, तभी आपको टॉपिक की जो है वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ भी लगेगी। ओके, तो गुआनिन क्या है, कोई भी म्यूटाजेनिक एजेंट्स जब गुआनिन की NH2 को OH के साथ रिप्लेस कर दे। ओके, गुआनिन को जो कि नाइट्रोजनस बेस है
बेटा गुआनिन की नाइट्रोजनस बेस, गुआनिन जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, कोई जब म्यूटाजेनिक एजेंट इस नाइट्रोजनस बेस के NH2 को OH के साथ रिप्लेस कर दे तो गुआनिन विल बी कन्वर्टेड इनटू xanthine। इन द सेम वे एडेनिन, इसके अंदर जब कोई म्यूटाजेनिक एजेंट्स इसके इसके NH2 को OH के साथ रिप्लेस कर दे तो ये बन जाएगा हाइपोजेंथिन। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है कि ये बात किसी ना किसी तरह MCQ में पूछी जा सकती है और वैसे भी आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जेंथिन और हाइपोजेंथिन जो है ये किसकी फॉर्म है, गुआनिन और एडेनिन की। ठीक हो गया। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है समझते हैं इनको। न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हमने प्रॉपरली डिफाइन करना हो समझने के लिए, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये दो चीज़ें MCQ में पूछी गई हुई हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं ये जो है वो MCQ में पूछे गए हैं। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में कंफ्यूज थे, इसलिए ये पॉइंट ऐड किया गया है। देखें न्यूक्लियोटाइड को हम डिफाइन कैसे करेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो है बुनियादी तौर पर फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स हैं। ओके, न्यूक्लियोसाइड्स के फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स हैं। ओके, इनको हम जो है वो दीज आर एक्चुअली फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स की जब फॉस्फोरिलेशन हो जाती है तो उससे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये देखें ये न्यूक्लियोसाइड है। देखें न्यूक्लियोसाइड को जरा गौर से देखें, ये नाइट्रोजनस बेस है जो कि गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल कोई भी हो सकती है। ओके, और इसके साथ ये देखिए 5 कार्बन वाली शुगर पेंटोज जुड़ी हुई है। जब हम जस्ट इन दोनों की बात करेंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड है। अपने ध्यान से सुनना है, ये न्यूक्लियोसाइड क्या है कि जब एक नाइट्रोजनस बेस किसी 5 कार्बन वाली शुगर के साथ जुड़ी होगी तो ये बनाएगी न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड इससे कैसे बनेगा, इस न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कैसे होगी। देखें इसी कार्बन, इसी पेंटोज शुगर के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, जब इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड। Therefore, we define nucleotide are phosphoric acid esters of nucleoside। अब आपको पता चल गया है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, किस तरह से न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। तो याद रखें कि न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो फिर से देखें न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड क्या था, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड क्या है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। जब इसके साथ एक फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा ये जो फॉस्फेट इस न्यूक्लियोसाइड के साथ आके जुड़ रहा है वो कहां पर जुड़ेगा आके, वो जो है वो कार्बन 5 पर या कार्बन 3 पर जुड़ सकता है। ओके, ये जो फॉस्फेट है ये जो है ये कार्बन 5 और कार्बन 3 पर जुड़ सकता है डीऑक्सीराइबोस शुगर के केस में। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर किस में होती है, डीएनए में मौजूद होती है। डीएनए में मौजूद होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो उस केस में ये उसके कार्बन 5 या कार्बन 3 के साथ जुड़ा होता है। जबकि कार्बन 5 और कार्बन 3 आर द ओनली कार्बन वेयर OH ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, ये कार्बन 3 और कार्बन 5 जो है ये ऐसे कार्बन है जहां पर OH ग्रुप मौजूद होता है। ओके, अब फॉस्फेट ग्रुप जो है ये तो मैंने आपको बताया है कि या तो ये कार्बन 5 के साथ जुड़ेगा या कार्बन 3 के साथ जुड़ेगा, बट इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, इन केस ऑफ राइबोस शुगर इट कैन आल्सो बाइंड विद C2 ग्रुप। ठीक है, C2 कार्बन, द फॉस्फेट ग्रुप जॉइन विद C5, C3 और C2 ऑफ राइबोस शुगर। ठीक है, तो चले एक दफा देख लेते हैं। यहां पर देखें द फॉस्फेट ग्रुप जॉइन विद कार्बन 5 और कार्बन 3 ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। डिफरेंस याद रखना है, डीऑक्सीराइबोस शुगर के केस में कार्बन 5 और कार्बन 3 हैं। ठीक है, और इस केस में क्या है, कार्बन 5, कार्बन 3 और कार्बन 2 यानी राइबोस शुगर के केस में। फॉस्फेट ग्रुप जो है ज्वाइन विद दैट ऑफ कार्बन पेंटोज शुगर विच हैज OH ग्रुप। तो बेटा फॉस्फेट ग्रुप जो है पेंटोज शुगर में वहां ऐड होते हैं जहां पर OH ग्रुप होता है। ये बहुत ही बुनियादी बातें हैं जो न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए जरूरी हैं। अगर हमें इन चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं है तो न्यूक्लियोटाइड की अंडरस्टैंडिंग इन जेनेटिक्स
हमारे लिए मुश्किल होगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, गौर से समझें कि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, कौन से कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो इन चीज़ों को जब आप बारीकी से स्टडी करेंगे, इनके पॉइंट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करेंगे, तो एक तो ये इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको, दूसरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलिए अब एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। न्यूक्लियोटाइड क्या है? अगर इस फॉस्फेट को यहाँ से निकाल दें, ओके, इस फॉस्फेट ग्रुप को आप यहाँ से निकाल दें, ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या है कि इस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जब प्लस किया जाएगा तो ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब इसके साथ यानी नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ हम एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह देखिए न्यूक्लियोटाइड के तीन बुनियादी कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, एक नाइट्रोजनस बेस है, एक शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। इसको नोट भी करें, इसके अंदर हर कार्बन एटम का जो पोजीशन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है, नाइट्रोजन की है, उसको भी नोट करें। आप देखें कि जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना देते हैं। ओके, लिसन केयरफुली, when two nucleotides join together they form polynucleotide, and these polynucleotides are actually DNA और RNA। हमारा DNA और RNA बुनियादी तौर पर जो है ये पोलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन्स हैं। तो पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कैसे बनती हैं देखें जरा यहाँ पर। आप देखें बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक हो गया। अब एक ये न्यूक्लियोटाइड और एक ये न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड हो गए हमारे पास। अब ये रहा फॉस्फेट, ठीक है, ये रहा फॉस्फेट। अब यहां से फॉस्फेट जो है देखें, इधर से एक फॉस्फेट इस न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना रहा है और इधर से ये फॉस्फेट इस कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ बना रहा है। देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ से इस कार्बन के 5 कार्बन के साथ एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और ऊपर वाले के साथ ये कार्बन नंबर 3 के साथ एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इस तरह ये दो एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, एक यहां पर कर रहा है और एक यहां पर कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि दो एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, चले यहां पर देखें कि इसका जो इसका OH इसके H से मिलेगा। ठीक है, इसका OH इसके H से, यानी इस शुगर के कार्बन नंबर 3 पर मौजूद OH के H से इस फॉस्फेट का OH मिलेगा। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, पानी बनेगा। रिजल्टेंटली क्या होगा कि इसका बेटा इसका जो फॉस्फेट है ये वाला, इसका फॉस्फेट इसकी ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, आप देखें, ये देखें, गौर से देखें, इसको समझें कि हुआ क्या था कि यहाँ से H जो है, इसके H ने इसके OH के साथ रिएक्शन किया, H2O बन गया, पानी बन गया, और इसका फॉस्फेट जाके इसकी ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ये बन गया बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड बन गया। एंड इन द सेम वे यहां पर भी ये देखें एस्टर बॉन्ड बना है। तो देखें इसने फॉस्फेट ने दो एस्टर बॉन्ड बनाए हैं, तो इसलिए ये फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड कहलाता है। फॉस्फो यानी फॉस्फेट, डाई मीन टू, एस्टर मीन एस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो डाइएस्टर। एक ये बॉन्ड है, ये देखिए ये मैरून कलर में शो करवाया गया है यहाँ पर, एक ये बॉन्ड है, ठीक है, एस्टर बॉन्ड, और एक ये बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड। तो इस फॉस्फेट ने दो एस्टर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की हुई है। सो देयर इज ए फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, क्लियर, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसे कहते क्यों है वो मैंने भी आपको समझाया। तो इस तरह फर्दर जो है न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। यहाँ पर ओवरऑल देखें इसकी पिक्चर को कि किस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये पूरी की पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है और ये देखें इनके बीच में ये फॉस्फेट है। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है पूरी की पूरी। ठीक है, इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जा रहे हैं और एक लंबी सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स को, सेल के अंदर स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स को। ये तो वो न्यूक्लियोटाइड्स थे जो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट बना रहे हैं, लाइक DNA और RNA, और हमने इनकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझा है कि किस तरह के होते हैं। अब हम कुछ बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स की तरफ आते हैं। इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ओके, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, CAMP।
CAMP लिख ले, CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का जो एब्रीवेशन है लिख लें CAMP, ठीक है। सी स्मॉल और कैपिटल में AMP लिखना है। तो इनको जो है ये डिस्कवर किया था EMS सदरलैंड ने 1956 में। आप जरा देखें कि ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स हैं सेल के अंदर, ये करते क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सेल्स के अंदर। इसीलिए तो इनको 1971 में नोबेल प्राइज दिया गया इनकी डिस्कवरी के ऊपर। और ये आम बात नहीं थी, अगर इनको नोबेल प्राइज दिया गया है तो देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल इन इन हिज डिस्कवरी, ठीक है। ये जो कुछ भी इन्हें डिस्कवर किया था साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के बारे में, ये बहुत ही ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। ये बनता कैसे है, ये एटीपी से बनता है। याद रखें कि बेटा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन कहां से होती है, एटीपी से। ओके, एटीपी जो है ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को बनाते हैं। तो एटीपी से बनता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि एक स्पेशल जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। ओके, द एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज इज इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। तो देखें, जब एटीपी से जब एटीपी से CAMP यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, जो कि एक बहुत ही स्पेशल न्यूक्लियोटाइड है, जब एटीपी से वो बनता है तो उसकी फॉर्मेशन में एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो है वो हेल्प करता है। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम की गैर मौजूदगी में कभी भी एटीपी से CAMP यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम पूछा गया हुआ है कि ये क्या काम करता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, MCQ में पूछा गया है। और EMS सदरलैंड का भी MCQ आया हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का क्या फंक्शन है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी यहाँ पर फजूल इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है आपको। ये सारे का सारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हर चीज जो है कहीं ना कहीं पूछी गई हुई है, ठीक है। अब एडिनाइलेट साइक्लेज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। और ये जो है ये एंजाइम जो है कहाँ मौजूद होता है, इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस एंजाइम यानी एडिनाइलेट साइक्लेज इज प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मौजूद होता है, ठीक है। और ये CAMP करता क्या है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि इसने डिस्कवर किया, ठीक है। एटीपी से बनता है, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम की मदद से बनता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सवाल ये पैदा होता है कि सेल में आखिर ये करते क्या है जो इतने ये इंपॉर्टेंट है, जिसपे सदरलैंड को 1971 में नोबेल प्राइज दिया गया। आखिर इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये सेल में ऐसा कुछ करते हैं कि ये बहुत स्पेशल हो जाते हैं। बेटा ये सेल के सेकंड मैसेंजर्स कहलाते हैं, लेट्स सपोज। और फर्स्ट मैसेंजर क्या कहलाते हैं, प्राइमरी मैसेंजर क्या कहलाते हैं, वो हार्मोन्स हैं। और सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या कहलाते हैं, CAMP। मैं आपको मिसाल देता हूं अभी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने ऐड नहीं की, सॉरी, मैं पिक्चर लगाना भूल गया हूं। देखें, सेल के अंदर जो है जब भी कोई हार्मोन जब किसी ग्लैंड से रिलीज होता है, ओके, लिसन केयरफुली, जस्ट लिसन। जब भी कोई हार्मोन किसी सेल से रिलीज होता है, किसी ग्लैंड से रिलीज होता है, तो जब अपने टारगेट टिश्यू की तरफ, अपने टारगेट सेल की तरफ पहुंचता है, ठीक है, अपने टारगेट टिश्यूज की तरफ पहुंचता है। चलें यहाँ पर हम ये इसको पेन की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज बेटा ये जो है ये एक सेल है, ग्लैंड है, ठीक है, ये ग्लैंड है, ठीक है, ये ग्लैंड है कोई। अब इस ग्लैंड से एक हार्मोन जो है, ये हार्मोन जो है, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूलर हार्मोन का, ये यहाँ से निकलेगा, ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है। और ब्लड स्ट्रीम से ये गया किसके पास, इस सेल के पास, ठीक है। ये देखें, ये टारगेट टिश्यू है जिसके पास इसने पहुंचना है, ठीक है। ये देखें, ये टारगेट टिश्यू है। अब ये हार्मोन जाके इस सेल की सरफेस पे अटैच हो गया, ओके। इस हार्मोन ने इस सेल के फंक्शन को ट्रिगर करना है, ठीक है, कोई ना कोई इससे काम करवाना है। लेकिन ये हार्मोन जो है जब इसकी सरफेस पे अटैच हो जाएगा, तो यहां पर CAMP रोल प्ले करेगा। CAMP इस हार्मोन के मैसेज को आगे DNA तक लेके जाएगा, यानी आगे इसको प्रोसेस करवाएगा, जहां पर भी इसने कुछ करवाना है ये इसकी प्रोसेसिंग करवाएगा। यानी कि ये इसलिए तो फिर प्राइमरी मैसेंजर क्या हुए, हार्मोन, और सेकेंडरी क्या हुए, ये CAMP। मिसाल के तौर पर देखें, बाहर आपके घर में कोई बाहर आदमी आता है, दरवाजा नॉक करता है, ठीक है, और आप बाहर जाते हैं,
ठीक है, उसकी बात सुनते हैं, वो आपको एक मैसेज देता है, ठीक है, कि अपने पापा को जो है ये मैसेज दे दें। तो आप जाके अपने पापा को वो मैसेज देते हैं कि फलां-फलां आदमी आया था, उसने ये मैसेज दिया है। तो देखिए इस तरह मैसेज आपके पापा तक पहुँचा है थ्रू यू, ठीक है? तो इस तरह आप सेकेंडरी मैसेंजर थे। तो वो जो आदमी आया वो प्राइमरी मैसेंजर था। वो जो आदमी है वो एक हार्मोन की तरह काम कर रहा था और आपने एक सीएएमपी की तरह काम किया, ठीक है? यू प्ले अ रोल ऑफ सीएएमपी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है? डायरेक्ट वो आदमी घर आके उसने आपके पापा से बात नहीं की, जस्ट उसने दरवाजा नॉक करके आपको इंफॉर्मेशन दी है और आपने जाके अपने पापा को वो बात बता दी, ठीक है। इसी तरह सेल में जब हार्मोन जब रिलीज होते हैं, सेल की सरफेस पर अटैच होते हैं, तो फिर ये सीएएमपी जो हमका मैसेज आगे कन्वे करते हैं जहां पर भी उनको पहुंचाना हुआ, इसलिए उनको सेकंड मैसेंजर कहते हैं। ठीक हो गया। Now the CGMP oppose the function of CAMP. ठीक है, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये CAMP के फंक्शन को अपोज करते हैं, जो ये काम करते हैं उसको ये अपोज करेंगे। CAMP जो है ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्मोनल एक्शन में। तो हमारे सेल्स, ठीक है, ये एक हमारी बॉडी में बेटा कोऑर्डिनेशन है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, हार्मोन्स हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ को, हमारी सेक्सुअल ग्रोथ को, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जब आप वो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो ज़रूर वहाँ पर ये चीज़ों को डिस्कस दोबारा से करेंगे, लेकिन यहाँ पर CAMP का क्या रोल है जस्ट उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से हार्मोन जब सेल की सरफेस पे अटैच होते हैं और CAMP किस तरह से उस हार्मोन के मैसेज को आगे कन्वे करता है और किस तरह ये प्राइमरी सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर रोल प्ले करता है। तो प्राइमरी मैसेंजर्स क्या हैं? हार्मोन। सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या हैं? CAMP। तो ये दोनों ही मैसेंजर्स हैं। जब तक सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो सेल कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हर चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर चीज की अपनी सिग्निफिकेंस है। आप ये मत ख्याल करें कि ये चीज अगर नहीं होगी तो ठीक है, ये तो काम हो रहा है। सेल के अंदर हर चीज का अपना अपना एक फंक्शन है, अहमियत है उसकी, ठीक है। एनीवे, कैल्शियम आल्सो कंसीडर्ड एज सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ सेल। ये मैंने वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन बता दी है कि कहीं पर आप कैल्शियम के बारे में भी बताया गया होता है ना। तो कैल्शियम, जिस तरह कैल्शियम सेल के सेकेंडरी मैसेंजर कहलाते हैं, उसी तरह CAMP भी सेल के सेकेंडरी मैसेंजर्स कहलाते हैं। इसलिए मैंने ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी है ताकि आप इन चीजों के बीच में कंफ्यूज ना हो। हायर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे अब हम। हायर न्यूक्लियोटाइड्स ये वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं। वेरी वेरी सिंपल, पीछे जो हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े हैं उनमें जस्ट एक ही फॉस्फेट ग्रुप था, ठीक है। इनमें एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होंगे। ऑल हायर न्यूक्लियोटाइड्स आर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। ऑल हायर न्यूक्लियोटाइड्स आर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये कभी भी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड नहीं हो सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछा गया है, इसलिए ये पॉइंट ऐड किया गया है। ऑल हायर न्यूक्लियोटाइड्स आर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, नेवर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब इनमें एटीपी आ जाएगा। इनमें अब देखिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट है, ओके। एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 2 एटीपी हैं। जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें 3 एटीपी हैं। जीडीपी 2 एटीपी हैं। ये क्या है? ये यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यूरासिल डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये है क्या, सॉरी, ये जो भी नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। CTP और CTP, ठीक हो गया। एडेनिन, थायमिन, ठीक है। साइटोसिन, सॉरी, ये साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन डाइफॉस्फेट। समटाइम चीजें जो है ना वो भूल जाती हैं, जिनसे एकदम ही निकल जाती हैं, ठीक है। एनीवे, ये CTP जो है साइक्लोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये CDP बन गया, ठीक है। ATP, ADP, GTP, GDP, UTP, ये सारे के सारे जो हैं ये हायर न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की तरफ आते हैं। इनमें से हम एक को डिस्कस करेंगे। एडिनो, ये जो हायर न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें से हम एक को डिस्कस करेंगे। इनको सबसे पहले आप देखें, ये सारे के सारे, ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन पे आपको इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं MCQ में
पूछी जा सकती है। और ये तो इनमें से एक एमसीक्यू पूछा गया हुआ है कि एटीपी को किसने डिस्कवर किया था। वो डिस्कवर्ड, दीज आर डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट के एल लोहमैन, ठीक है ना, के लोहमैन जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया। ये वाला एमसीक्यू तो पूछा गया था, ठीक है। लिपमैन जो है, अब ये देखिए चांसेस है, ये बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट तो इसके फादर का नाम भी पूछा जा सकता है कि इसको फादर ऑफ एटीपी साइकिल किसे कहते हैं, लिपमैन को कहते हैं, ठीक है। एटीपी, अब ये देखिए इस तरह की इंफॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं एमसीक्यूज में आने के। एटीपी जो है ये सेल की एनर्जी करेंसी के तौर पे काम करते हैं। यानी जिस तरह हमारी जिंदगियों में, हमारी लाइव्स में करेंसी पैसे रोल प्ले करते हैं, उसी तरह सेल के अंदर जो है जो बी एक्टिविटीज है, एनर्जी है, वो बी इसी एटीपी जो है ये एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स। एटीपीज आर एंशियंट मॉलिक्यूल्स, हर तरह के सेल्स में ये मिलते हैं। इनका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला C10H16N5O3, ये सॉरी ये भी एमसीक्यू पूछा गया हुआ है, ठीक है। एक ये और एक ये, दो एमसीक्यूज, और ये चीजें पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर आपने किसी को डराना हो, अगर आपने किसी को डराना है कि वो पढ़ाई से भाग जाए, लेकिन आपने नहीं भागना, आपने जस्ट ये मेरी बात सुननी है, तो आप उसको एटीपी का जो केमिकल नेम है वो बता दें। 5,6 अमीनोप्यूरिन, 9 आयल, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी ऑक्सिलिन, 2 आयल मिथॉक्सी हाइड्रोक्सी फास्फोराइल ऑक्सी फास्फोराइल ऑक्सी फास्फोनिक एसिड। ये देखें, ये है एटीपी का पूरा नाम। ये पूरे का पूरा जो है ये एटीपी का नाम है, और ये है उसका केमिकल फार्मूला। सो दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एग्जाम में नहीं आएगा ये, वैसे मैंने आपको जो है ना इंफॉर्मेशन के तौर पर ऐड कर दिया है कि आपको उसके केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है इसका कितना है, ये 507.181 है, ठीक है, नोट कर लें आप इसको। चलिए बेटा इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। हमने देखा है ना कि हायर न्यूक्लियोटाइड्स में एक से ज्यादा फॉस्फेट मौजूद होते हैं। तो देखें ये तो हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजनस बेस और ये इसकी राइबोस शुगर, ये दोनों मिलेंगे। इनके साथ जो है ये देखें 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, 1 2 3 फॉस्फेट लगे हैं, ठीक है। इन फॉस्फेट के दरमियान में ये रेड कलर की जो आपको नजर आ रही है हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स, ओके। दीज आर फॉस्फेट, दीज आर राइबोस, दीज आर एडेनिन। तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है किसका, एटीपी का, ओके। अब इसमें देखें कि अगर इसके साथ ये हो गया एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर इसके साथ एक फॉस्फेट लगा है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, मोनो मीन वन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट लगा हुआ है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर एक और लग जाएगा इसके साथ, ये देखिए एक और ऐड हो जाएगा तो डाइफॉस्फेट, डाई मीन टू, फॉस्फेट मीन फॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर इसके साथ तीसरा लग जाएगा तो ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, ठीक है। तो ये देखिए इसके साथ जो ये फॉस्फेट आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में लिंक्ड हैं थ्रू अ हाई एनर्जी बॉन्ड। इन्होंने आपस में ये जो लिंकेज की हुई है हाई एनर्जी बॉन्ड के थ्रू की हुई है। इनके अंदर, इनके बॉन्ड के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है। तो इसी तरह जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो ये बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, और इस तरह सेल्स अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इस तरह एटीपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्स के अंदर। एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट्स होते हैं। आप याद रखने अपने नाम नाम याद रखने हैं। पहला जो फॉस्फेट है उसको अल्फा फॉस्फेट कहते हैं, जो डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देखें पहला फॉस्फेट, ये देखें, ये देखिए राइबोस शुगर के साथ जो ये वाला जो फॉस्फेट जुड़ा है, ये वाला जो फॉस्फेट जुड़ा है इसको अल्फा फॉस्फेट कहेंगे, इसको बीटा फॉस्फेट कहेंगे, इसको गैमा फॉस्फेट कहेंगे। तो ये है अल्फा फॉस्फेट जो डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये देखें, it is attached to the fifth carbon of ribose sugar by normal covalent bond, okay, this is ribose sugar, ये ribose sugar है। और ये देखें ये उसका कार्बन नंबर 5 है, और उसके साथ ये डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़ा हुआ है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। देखें इस बॉन्ड में और ये जो दो बॉन्ड है इनमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। ये तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जो
ये इसके साथ नॉर्मली जुड़ा है, लेकिन ये जो इनमें आपस में बॉन्ड बने हैं ये नॉर्मल नहीं, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। ओके, आप देखें इनके दरमियान में जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी है वो तो होगी 3.3 किलो कैलोरी। अब कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट्स ये बताते हैं कि 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। एक्चुअली में 3.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है, इनके दरमियान में। फिर the second phosphate is beta phosphate. It is connected to the phosphate with high energy bond. ओके, अब इसको फिर से देख लेते हैं कि ये तो था पहला फास्फेट, इसके साथ जो बीटा फास्फेट है यानी ये अल्फा फास्फेट और ये बीटा फास्फेट। देखें बेटा कि अल्फा फास्फेट और बीटा फास्फेट के दरमियान में जो ये बॉन्ड बन रहा है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, क्योंकि ठीक है ये हो गया हाई एनर्जी बॉन्ड। तो इसके अंदर जो है वो कितनी एनर्जी होती है 6.5 किलो कैलोरी। ओल्ड कॉन्सेप्ट सी 7.3 किलो कैलोरी बताता है, लेकिन इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो एनर्जी है वो 6.5 किलो कैलोरी, ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है 6.5 किलो कैलोरी के ऊपर, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो है बल्कि यही है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट में बताया गया, इसको आपने नहीं याद करना, आपने 6.5 किलो कैलोरी को याद करना है, ठीक है। तो बेटा इसमें इन दोनों, ये देखिए इसमें अल्फा और बीटा के दरमियान में जो बॉन्ड है इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी है। इसी तरह थर्ड फास्फेट जिसको गामा फास्फेट कहते हैं, ये जो है बीटा फास्फेट के साथ जुड़ा होता है बाय हाई एनर्जी बॉन्ड और इनकी एनर्जी 8.9 किलो कैलोरी है। आप देखें ये रहा अल्फा फास्फेट, ये रहा बीटा फास्फेट, ये रहा गामा फास्फेट। आप देखें अल्फा और बीटा के दरमियान में जो एनर्जी थी वो कितनी थी 6.5 किलो कैलोरी, और इसी तरह बीटा और गामा के दरमियान में जो बॉन्ड है ये कितनी है, ये 8.9 किलो कैलोरी है। ओल्ड जो कॉन्सेप्ट है वो 7.3 का ही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ओल्ड कॉन्सेप्ट 7.3 है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो 8.9 है। तो देखिए इस तरह सेल को फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि अगर इसमें 8.9 किलो कैलोरी है, अगर इस फास्फेट को तोड़ा जाए, इस फास्फेट बॉन्ड को तोड़ा जाए तो इसका मतलब सेल को 8.9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है। इन द सेम वे अगर सेल इस बॉन्ड को तोड़ता है तो उसको 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, अगर सेल इस बॉन्ड को तोड़ता है इसको 3.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। तो देखिए ये लोएस्ट एनर्जी है, ये उससे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है। इसलिए सेल में एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन होती रहती है। जब देखें एडीपी के साथ एटीपी जुड़ता है, यानी एडीपी के साथ तीसरा फास्फेट आके जुड़ेगा तो उसके इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा इसमें 8.9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। अब देखिए ये नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये नेगेटिव चार्ज है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे एनर्जी स्टोर हो जाती है इनके अंदर। अब इस फास्फेट पे नेगेटिव चार्ज है, अब इस फास्फेट के साथ जब आके दूसरा फास्फेट जुड़ेगा तो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होना है। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इनकी रिपल्शन के अगेंस्ट जो है इन बॉन्ड्स को जोड़ा जाता है, तो रिपल्शन के अगेंस्ट बॉन्ड को जोड़ा जा रहा है इसलिए उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। फिर तीसरा फास्फेट आएगा तो इन दोनों की रिपल्शन ऐड हो जाएगी और इसको वो रिपेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इन दोनों के अगेंस्ट इनके साथ जुड़ेगा इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। जब इसको तोड़ा जाएगा तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। ओके, इस तरह आप देखिए कि ये बनते कहाँ हैं, कौन से रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। आई टेक पिक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। अब देखिए ये जो ये सेल के अंदर जो साइकिल चल रहा है, ठीक है, कैल्विन साइकिल इसे कहते हैं, सॉरी सिट्रिक एसिड साइकिल है, ठीक है, दिस इज सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इसमें देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है ये एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि ये सारा जो एटीपी की फॉर्मेशन है ये कहाँ होती है, ठीक है। इन जनरल ये इनमें से ये वाला जो एमसीक्यू है ये वाला पूछा गया हुआ है, ठीक है, इनमें से ये एक्सर्गोनिक वाला, ठीक है। इन जनरल इन अ सेल देयर इज ए कन्वर्जन ऑफ एटीपी एंड एडीपी, ठीक है। जनरली देखा जाए तो सेल में एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। जब कभी ऑलवेज कीप इन माइंड, जब कभी एडीपी से एटीपी बने तो इस रिएक्शन को एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा गया बेटा
ठीक है। एंडरगोनिक रिएक्शन क्या है कि जब एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन होती है, यानी दो फास्फेट थे ना, दो फास्फेट थे, उसके साथ जब आके तीसरा फास्फेट जुड़ेगा तो उसके जुड़ने से जो एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। दो फास्फेट के साथ जब तीसरा फास्फेट आके जुड़ेगा तो एनर्जी स्टोर हो रही है, एंडरगोनिक रिएक्शन कहलाएगा। इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, और जब इस तीसरे बॉन्ड को यानी एटीपी से एडीपी बनाना होगा, जब एटीपी से एडीपी बनाना होगा, तीसरे फास्फेट को तोड़ा जाएगा, तो वो जो एनर्जी स्टोर हुई थी 8.9 किलो कैलोरीज को रिलीज हो जाएगी, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एंडरगोनिक रिएक्शन वो रिएक्शन जब एडीपी से एटीपी बनेगा, एक्सर्गोनिक रिएक्शन जब एटीपी से एडीपी की फॉर्मेशन होगी। अब ये दोनों प्रोसेस जो है वो एंजाइम एटीपीएज की मदद से कंट्रोल होते हैं। याद रहे कि जब एटीपी से एडीपी बनता है और एडीपी से एटीपी बनता है तो एटीपीएज इसमें रोल प्ले करता है। चले यहाँ पर आप देखें कई रिएक्टेंट्स हैं, इसकी एनर्जी हायर साइड है, ठीक है। अब देखें इसके इसमें एनर्जी क्या है, हायर साइड है। अब रिएक्टेंट्स जो हैं, जब रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो एनर्जी जो है हायर साइड है, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। इस केस में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बनेगी। इन प्रोडक्ट्स में हाई एनर्जी है। इन द सेम वे यहाँ पर आप देखें कि रिएक्टेंट्स के केस में जब इनसे एनर्जी लेनी है, ठीक है। अब देखें इन रिएक्टेंट्स में एनर्जी हाई है, रिएक्टेंट्स में एनर्जी हाई है। अब इन लेट्स सपोज दिस इज ग्लूकोज, इसको तोड़ना है क्योंकि ग्लूकोज में हाई एनर्जी है, ये देखें हाई एनर्जी है। जब ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज के टूटने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एनर्जी कम होगी, ठीक हो गया। इसमें क्या होगी, एनर्जी कम होगी। लेट्स सपोज के ये रिएक्टेंट हैं, ये आपस में मिलेंगे, ठीक है। CO2 प्लस H2O है, फर्ज कर लेते हैं। जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके अंदर जो है एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो ये एंटरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर आप देखें किस तरह से एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, और किस तरह से एटीपीएज एंजाइम जो है इसमें रोल प्ले कर रहा है। देखिए इसमें ये दो फास्फेट थे, डाई था, सॉरी तीन फास्फेट नजर आ रहा है आपको, एटीपी तीन फास्फेट है, ठीक है। तो एटीपीएज एंजाइम की मदद से क्या होगा कि ये वाला फास्फेट टूटेगा, एडीपी में ये कन्वर्ट हो जाएगा और 8.9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। Okay, and whenever ADP will be converted into ATP, the third one phosphate will be added, energy will be stored. तो इस तरह से ये जो है ये इनकी इंटर कन्वर्जन होती है। याद रहे कि सेल के अंदर ATP अकेले तौर पे मौजूद नहीं होते, बल्कि ये मैग्नीशियम के साथ मिले होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQ पूछा गया होगा इसलिए ऐड कर दिया मैंने। ATP exist in the cells mostly in a complex with magnesium, नोट कर लें अभी कि एटीपी मैग्नीशियम के साथ जुड़े होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में एटीपी की कैलकुलेशन करें तो हमें ये इनकी जो अमाउंट मिलेगी वो 0.1 मोल मिलेगी। ये भी एमसीक्यू पूछा गया हुआ है, नोट करें इसको भी। द टोटल क्वांटिटी ऑफ एटीपी इन द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 0.1 मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम सेल के अंदर एट ए टाइम देखें कि एटीपी और एडीपी की अमाउंट कितनी है, हमेशा इक्वल रहेगी। जितनी अमाउंट में एटीपी होंगे उतनी ही अमाउंट में एडीपी होंगे, जितनी अमाउंट में एडीपी होंगे उतनी ही अमाउंट में एटीपी मौजूद होंगे। तो इन दोनों की जो मिकदार है ये सेल के अंदर एट ए गिवन टाइम कांस्टेंट रहती है। These three points are very very important in case of MCQs। इनमें से ये दो तो पूछे गए हैं, तो इसके पूछने के जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आज बेटा हमने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देखा है, न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इनका क्या सेल में रोल है, क्या किरदार है। जेनेटिक्स में चल के हम जब इनके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे, जब डीएनए को और आरएनए को डिस्कस करेंगे, तब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर हम और बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज जस्ट हमने इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश की है और जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा की तरह आपको मैं बता रहा हूँ कि खुद भी डिस्कस करना है, इन चीज़ों को पढ़ना है, डिफरेंट बुक्स को स्टडी करना है, तब जाके आपको इन चीज़ों के बारे में और चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए